सभी दोस्तों को नमस्कार। स्वागत करता हूं आपका अपने इस चैनल गॉड ऑनलाइन क्लासेस में। दोस्तों, जैसे कि हम लोग जानते हैं कि केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा का नोटिफिकेशन आ चुका है और 30 ये जो 9 अक्टूबर है, इससे आप लोगों का ऑनलाइन आवेदन शुरू हो जाएगा और 24 नवंबर तक चलेगा दोस्तों। तो आप लोग जल्दी जल्दी अपना आवेदन पत्र भर लीजिएगा 30 तारीख के बाद। और जितनी जल्दी आप भरोगे तो उसी आधार पर आप लोगों को, जैसा कि सीटेट की नोटिफिकेशन में बताया गया है, कि आप लोगों को उसी हिसाब से परीक्षा सेंटर आपके मिलेंगे दोस्तों। तो आप पहले आओ पहले पाओ के आधार पर आपको परीक्षा सेंटर मिलेंगे दोस्तों। तो जिस प्रकार से सीटेट के लिए मैं आप लोगों के सामने कंटिन्यू वीडियो लेते हुए आता हूं, तो दिवाली की भी शुभकामनाओं के साथ आज आप लोगों के सामने फिर से एक वीडियो लेकर के आया हूं दोस्तों, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत। और ये लगातार मेरी 6वीं वीडियो है। इससे पहले 5 वीडियो ऑलरेडी ला चुका हूं। आप लोग काफ़ी अच्छे से वीडियो देख रहे हैं। और दोस्तों, आज की इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से एक छोटा सा अनुरोध और करूंगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने साथियों के साथ भी शेयर कीजिएगा जो लोग सीटेट के लिए तैयारी कर रहे हैं 2022-23 के लिए। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों की सीरीज में आप लोगों के सामने लेकर के आऊंगा और लगातार आपके साथ बना रहूंगा जब तक आपका पेपर होता है। तो बढ़ते हैं दोस्तों आज के पहले क्वेश्चन की ओर। सामाजिक अध्ययन का जो शिक्षण शास्त्र है, सामाजिक अध्ययन का जो पेपर होता है, आपका 60 क्वेश्चन आते हैं आप लोगों के और स्कोरिंग करने के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण सब्जेक्ट हो जाता है। तो बढ़ते हैं आज के पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन जैसे कि हम देख पा रहे हैं दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन से अनुच्छेद में उल्लिखित है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। एक विधानमंडल होगी, प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि विधानमंडल क्या होती है। विधान परिषद, विधानसभा और राज्यपाल को मिलाकर के विधानमंडल बनती है दोस्तों। और अनुच्छेद 168 से लेकर 212 तक दोस्तों राज्य के विधानमंडल के बारे में विभिन्न प्रकार की चर्चाएं की गई हैं संविधान में। तो ये कह रहा है कि किस अनुच्छेद में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य में एक विधानमंडल होगी। तो ऑप्शन है अनुच्छेद 168, 169, 170 या 167। तो दोस्तों आपको बता देना चाहूंगा कि 168 यानी कि 168 में ये लिखा है कि प्रत्येक राज्य की क्या होगी, एक विधानमंडल होगी दोस्तों। ठीक है, तो ये इसका आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय ने किस वर्ष न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियन व्यवस्था को अपनाया था। तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए एक व्यवस्था बनाई गई है जिसका नाम है कॉलेजियन व्यवस्था दोस्तों। तो ये व्यवस्था किस वर्ष अपनाई गई दोस्तों, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम व्यवस्था कब अपनाई गई थी। तो ऑप्शन है यहाँ पर 1993, 1996, 2000 या 2004। तो दोस्तों जो कॉलेजियन व्यवस्था अपनाई गई थी वो 1993 ईस्वी में अपनाई गई थी दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। विधान परिषद के कुल सदस्यों में से कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो विधान परिषद कह रहा है दोस्तों, ये विधान परिषद उच्च सदन होता है विधान मंडल का। ठीक है, तो विधान परिषद में कुल सदस्यों के कितने सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहे हैं 5/6, 1/6, 1/3 या 1/12। तो दोस्तों यहाँ पर आपको क्लियर कर देना चाहूंगा, जो अप्रत्यक्ष रूप से जो मतदान चुनाव होता है वो होता है आपका 5/6 का। ठीक है, 5/6 का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, अप्रत्यक्ष रूप से होता है दोस्तों। ठीक है, और 1/6 जो भाग है दोस्तों, इसका नियुक्ति की जाती है राज्यपाल के द्वारा। तो कई बार ये दो प्रकार से पूछा जाता है क्वेश्चन कि विधान परिषद में राज्यपाल कितने सदस्यों को मनोनीत करता है। तो आप कहेंगे 1/6 भाग। ठीक है, और विधानसभा में कुल सदस्यों का अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कितने सदस्यों का होता है। तो आप कहेंगे 5/6। तो आपको दोनों का आंसर मैं यहां पर दे चुका हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। धन विधेयक, ठीक है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, अनुच्छेद 110 में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 110 में ये प्रावधान किया गया है कि धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाएगा। ठीक है, तो कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा। यहाँ पर ऑप्शन है राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो याद रखिएगा दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्धारण करता है लोकसभा अध्यक्ष। और आर्टिकल 110 के मतलब अनुसार धन विधेयक लोकसभा में ही पारित किया जाता है और उसके बाद राज्यसभा में भेजा जाता है। तो राज्यसभा इसमें नामंजूरी नहीं दिखा सकता है। ठीक है ना, अगर नामंजूरी दिखाएगा भी तो 14 दिनों के अंदर अंदर उस ये मान लिया जाएगा और उसके बाद राष्ट्रपति को भी इस पर साइन करने पड़ते हैं आर्टिकल 110 के तहत।
तो धन विधेयक कौन से अनुच्छेद में है, तो 110 में है। और इसका निर्धारण कौन करता है, तो लोकसभा अध्यक्ष करता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राष्ट्रपति को निम्नलिखित आधार पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसके पद से हटाया जा सकता है। तो सबसे पहले राष्ट्रपति पर जो महाभियोग की जो कार्रवाई चलती है वो कौन से अनुच्छेद के तहत लगती है, तो अनुच्छेद 61 में राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है दोस्तों, महाभियोग की प्रक्रिया है। इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछ लिया जाता है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन से अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 61 के तहत। ठीक है, 61। अब राष्ट्रपति पर महाभियोग कौन लगा सकता है, राज्यसभा, लोकसभा, कहीं भी राष्ट्रपति पर क्या लगाया जा सकता है, महाभियोग लगाया जा सकता है। अगर जैसे राज्यसभा में लगता है तो उसके बाद वो लोकसभा में भेजा जाएगा। ठीक है, तो लोकसभा उस पर फिर कमेटी बनाती है इस तरीके से, या लोकसभा में अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा रहा है तो उसके बाद वो राज्यसभा में भेजा। तो राष्ट्रपति पर महाभियोग किसी भी सदन में लग सकता है, एक क्वेश्चन यहाँ से भी आता है। ठीक है, किसी भी सदन में लग सकता है दोस्तों। अब यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा किस प्रक्रिया द्वारा उसको हटाया जा सकता है, यानी कि किस वजह से राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाया जा सकता है। तो ऑप्शन ए है सिद्ध कदाचार, असमर्थता, संविधान के अतिक्रमण उल्लंघन पर, या उपयुक्त सभी। तो ऑप्शन नंबर सी इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, कि अगर राष्ट्रपति संविधान का अतिक्रमण करता है या फिर संविधान के नियमों का उल्लंघन करता है तो उसके खिलाफ किसी भी सदन में क्या लाया जा सकता है, महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। और इस चीज का वर्णन अनुच्छेद 61 में किया गया है। आप एक बार अनुच्छेद 61 को जरूर पढ़ लीजिए दोस्तों। ठीक है, तो संविधान के उल्लंघन या अतिक्रमण करने पर ही राष्ट्रपति पर क्या लगाया जाता है, महाभियोग लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय पुरातत्व का जनक किसे कहा जाता है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। भारतीय पुरातत्व का आपको पता होना चाहिए कि भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1861 ईस्वी में की गई थी। ठीक है, और उस समय इसके जो सर्वेक्षक थे तो वो कौन थे, ए कनिंघम थे। कौन थे, ए कनिंघम, यानी कि अलेक्जेंडर कनिंघम थे। इसलिए भारतीय पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम यानी कि ए कनिंघम को कहा जाता है। आप लोग याद रखेंगे, इन्होंने 1861 ईस्वी में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग की स्थापना भी की थी दोस्तों। ठीक है, तो अलेक्जेंडर कनिंघम या ए कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का क्या कहा जाता है, जनक कहा जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया था, हड़प्पा सभ्यता का जो नामकरण था वो किसने किया था। ऑप्शन है जॉन मार्शल, दयाराम साहनी, बर्टन, उपयुक्त सभी। तो हड़प्पा सभ्यता में आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों 1902 से 1928 तक। ठीक है, यहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के जो अधिकारी थे वो थे जॉन मार्शल दोस्तों। ठीक है, और इन्हीं के संरक्षण में हड़प्पा का क्या किया गया था, हड़प्पा सभ्यता के स्थानों की खोज की गई थी और ये सभ्यता का नामकरण भी इनके द्वारा किया गया था। तो जॉन मार्शल को हड़प्पा सभ्यता के नामकरण करने वाला कहते हैं। ठीक है, तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किसने किया, तो जॉन मार्शल ने किया था दोस्तों। ठीक है, और हड़प्पा सभ्यता की खुदाई किसने की थी, तो आप बोलेंगे दयाराम साहनी ने की थी 1921 में। ठीक है ना, तो अलग अलग चीजें हैं। तो हड़प्पा सभ्यता का नामकरण किया था जॉन मार्शल ने। ठीक है, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण का जनक किसे कहा जाता है, अलेक्जेंडर कनिंघम को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है, हड़प्पा सभ्यता का वो कौन सा स्थल है जिसे दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो यहाँ पर ऑप्शन है कालीबंगा, लोथल, हड़प्पा या धोलीबीरा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखेंगे आप लोग, आ सकता है कभी भी एग्जाम में। ठीक है, तो दीनहीन बस्ती के नाम से किस सभ्यता स्थल को जाना जाता है, तो वो जाना जाता है कालीबंगा को दोस्तों। याद रखेंगे, कालीबंगा में बहुत सारे खंडहर के अवशेष मिले दोस्तों। ठीक है, साथ ही साथ जो यहाँ की जो दीवारें थी वो कच्चे ईंटों की बनी हुई थी, कच्चे ईंटों की बनी हुई दीवारें थी यहाँ की। तो खंडहरों में काफी कच्ची ईंटों के खंडहर प्राप्त हुए थे, इसलिए इसे दीनहीन बस्ती के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों, कालीबंगा। ठीक है, और कालीबंगा आपको पता है राजस्थान में पड़ता है दोस्तों। ठीक है, पिछले वीडियो में मैं डिस्कस कर चुका हूँ, कांच की काली चूड़ियाँ। ठीक है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। खेलों का मैदान किस स्थल को कहा जाता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सिंधु घाटी सभ्यता से, कि खेलों के मैदान किस स्थल को कहा जाता है। यहाँ पर ऑप्शन है धौलावीरा को, बनावली को, कोटदीजी को या कालीबंगा को। तो खेलों का मैदान के नाम से जाना जाता है दोस्तों धौलावीरा को। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता का एकमात्र स्थल धौलावीरा था जिसमें एकमात्र स्टेडियम के अवशेष मिले थे, यानी कि खेल के मैदान के अवशेष मिले थे, इसलिए इसे खेलों के मैदान का स्थल भी
कहा जाता है धोलावीरा को। और धोलावीरा को 1921 ईस्वी, सॉरी 2021 ईस्वी में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है धोलावीरा। धोलावीरा आपको पता होना चाहिए गुजरात में है दोस्तों, और 2021 में यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में भी धोलावीरा को रखा गया है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि धोलावीरा को किस वर्ष विश्व धरोहर सूची में रखा गया है यूनेस्को की, तो आप बोलोगे 2021 में। ठीक है, धोलावीरा गुजरात में पड़ता है और इसको किस नाम से जाना जाता है, खेलों का मैदान के नाम से जाना जाता है। जैसे मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला के नाम से जाना जाता है, वैसे खेलों का मैदान के नाम से धोलावीरा को जाना जाता है, और कालीबंगा को दीनहीन बस्ती के नाम से जाना जाता है दोस्तों। तो ये आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। शिशुनाग वंश का अंतिम शासक कौन था? आपको पता होना चाहिए दोस्तों, हरियंक वंश के बाद जो दूसरा वंश था मगध साम्राज्य का, वो था शिशुनाग वंश। तो शिशुनाग वंश की स्थापना तो शिशुनाग ने ही की थी, लेकिन जो उसका अंतिम शासक था वो कौन था? यहाँ पर है नागदर्शक, घनानंद, नंदीवर्धन या महापदम नंद। तो याद रखना दोस्तों, शिशुनाग वंश का जो अंतिम शासक था वो था नंदीवर्धन, और इसी नंदीवर्धन की हत्या करके महापदम नंद ने नंद वंश की स्थापना की थी दोस्तों। ठीक है, तो नंदीवर्धन शिशुनाग वंश का अंतिम शासक था दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है। याद रखिएगा दोस्तों, फाहियान आप एक चीनी यात्री था, और ये गुप्त साम्राज्य में चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे भारत आया था दोस्तों। और एक हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था, हर्ष ह्वेन। याद रखना, हो से ह्वेनसांग, हो से हर्षवर्धन। हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था। बाकी जो फाहियान था, पहला यात्री था जो चीनी यात्री, ये आया था गुप्त साम्राज्य के टाइम पे, यानी कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के टाइम पे भारत में आया था। ठीक है, अब इनके पुस्तकों के नाम पर भी क्या होता है, काफी टेंशन हो जाती है। तो फाहियान की जो यात्रा विवरण का जो नाम था वो था आपको दोस्तों फो क्यो की। याद रखेंगे, फो क्यो की। जबकि हर्षवर्धन के टाइम पे ह्वेनसांग आया था, ह्वेनसांग की था सीयू की। ठीक है, ह्वेनसांग की सीयू की पुस्तक थी, लेकिन फाहियान की जो यात्रा विवरण था वो था फो क्यो की दोस्तों, याद रखिएगा। ठीक है, फो क्यो की फाहियान की यात्रा विवरण का नाम है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? ठीक है, तो किस काल के मंदिर की वास्तुकला में सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां आती हैं? यहाँ पर है परमार, पल्लव, गुप्त या चंदेल। तो दोस्तों सर्वप्रथम गंगा और यमुना की आकृतियां जो वास्तुकला में आई थी मंदिरों पर, सबसे पहले वो गुप्त काल की आई थी। और आपको पता होना चाहिए गुप्त काल को कला एवं स्थापत्य कला का स्वर्णिम युग भी कहा जाता है। ठीक है ना, स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है गुप्त काल को, क्योंकि इस समय के जो मंदिर बने थे और काफी सारे स्तूप बनाए गए थे, बौद्ध स्तूप वगैरह वगैरह, इस तरह काफी सारे, मतलब ये कैसे स्थापत्य भवनों का निर्माण हुआ है गुप्त काल में। और उसी समय गंगा और यमुना की आकृतियां भी दर्शाई गई हैं दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। निम्नलिखित में से किस सूफी संत ने भारत को धरती का स्वर्ग कहा था? ठीक है, तो भारत को धरती का स्वर्ग किस सूफी संत ने कहा था? ऑप्शन है बाबा फरीद, शेख सलीम, अमीर खुसरो या कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इसका एग्जैक्ट आंसर है दोस्तों अमीर खुसरो। अमीर खुसरो जब कश्मीर की धरती पर आया था तो उसने कश्मीर को धरती का स्वर्ग कहा था दोस्तों। ठीक है, तो कश्मीर को या फिर भारत को धरती का स्वर्ग कहा था दोस्तों अमीर खुसरो ने, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? अकबर की बात आ रही है, तो अकबर ने गाजी की उपाधि किस युद्ध के बाद धारण की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन है पानीपत का प्रथम युद्ध, पानीपत का द्वितीय युद्ध, हल्दी घाटी का युद्ध या दिवेर का युद्ध। तो याद रखिएगा दोस्तों, पानीपत का जो द्वितीय युद्ध था 1556 ईस्वी में। ठीक है, हेमू और अकबर की सेना के बीच में हुआ था। ठीक है, और इसी युद्ध से अकबर का क्या किया गया था? राज्याभिषेक भी कराया गया था। ठीक है, और उसने अकबर ने गाजी की उपाधि ली थी पानीपत के द्वितीय युद्ध के बाद। ठीक है, 1556 ईस्वी में, याद रखेंगे। अकबर ने गाजी की उपाधि कब ली थी? 1556 के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह, ठीक है, भारतीय संविधान गणतंत्रीय है क्योंकि यह एक निर्वाचित संसद का उपबंध करता है, वयस्क मताधिकार को उपबंध करता है, अधिकारों का विधेयक समाविष्ट करता है, कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है। तो सभी लगभग सेम लग रहे हैं, लेकिन दोस्तों कोई वंशानुगत तत्व यानी कि कोई वंशानुगत तत्व नहीं रखता है, यही इसकी खूबी है, और इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? गणतंत्रीय कहा जाता है। ठीक है, तो गणतंत्रीय इसलिए कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर वंशानुगत क्रम नहीं है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे।
देश में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 24 मार्च, 10 दिसंबर, 25 जनवरी या 6 जून? तो दोस्तों प्रतिवर्ष राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है 25 जनवरी, क्योंकि 25 जनवरी 1950 को क्या हुआ था, भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी। 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना की गई थी, इसीलिए प्रतिवर्ष 25 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय मतदान दिवस मनाया जाता है दोस्तों। तो अगर आपको दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो जरूर लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, क्योंकि आप लोग थोड़ा सा सब्सक्राइब करने में कंजूसी दिखाते हैं। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। बैरोमीटर का प्रयोग होता है, तो बैरोमीटर का प्रयोग कहाँ पर किया जाता है? वर्षा को मापने के लिए, तापमान को मापने के लिए, वायुमंडल या दाब को मापने के लिए, या समुद्र के स्थल को मापने के लिए। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी गिफ्टेड क्वेश्चन में माना जाता है कि जो आता ही आता है। तो बैरोमीटर का जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, वो किया जाता है आपका वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए। इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली के अफगान सत्ता की स्थापना की? तो शेरशाह सूरी ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना किस युद्ध को जीतने के बाद की थी? तो यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है बिलग्राम का युद्ध, कालिंजर का युद्ध, चौसा का युद्ध, या इनमें से कोई नहीं। आपको बता देना चाहूंगा दोस्तों, चौसा का जो युद्ध था वो हुआ था आपका 1539 में। कालिंजर का युद्ध हुआ था 1545 ईस्वी में। ठीक है, और बिलग्राम का युद्ध हुआ था 1540 में। ठीक है, आपको बता देना चाहूंगा चौसा के युद्ध में पहला युद्ध था शेरशाह सूरी और हुमायूं का, जो 1339 ईस्वी में लड़ा गया। उसके बाद दूसरा युद्ध हुआ, फिर हुमायूं अपनी सेना लेकर के आया, तो बिलग्राम या कन्नौज के युद्ध कहा जाता है जिसको। ठीक है, 1540 में फिर शेरशाह सूरी ने पटकनी दी थी और हुमायूं को भागना पड़ा था भारत छोड़ करके। ठीक है, तो जैसे ही हुमायूं भारत छोड़ के भागा तो दिल्ली में क्या हो गई थी? अफगान सत्ता की स्थापना हो गई थी। यानी कि बिलग्राम का युद्ध आपका 1540 के बाद शेरशाह सूरी ने अफगान सत्ता की स्थापना की थी। बिलग्राम के युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह सूरी ने 1540 ईस्वी में दिल्ली में अफगान सत्ता की क्या की थी? स्थापना की। और कालिंजर अभियान के दौरान तो 1545 में उसकी क्या हो गई थी? मृत्यु हो गई थी दोस्तों, शेरशाह सूरी की मृत्यु हो गई थी। तो ये चीज़ों है मैंने आप लोगों के सामने क्लियर कर दी है। तो बहरहाल बिलग्राम का जो युद्ध था उसके बाद अफगान सत्ता की स्थापना की थी शेरशाह सूरी ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। मुगल कालीन कला के बारे में कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, बीजापुर में इब्राहिम रोजा है, बिल्कुल सही है। अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 ईस्वी के बाद बनवाई, ये गलत है दोस्तों। फतेहपुर जो सीकरी की जो स्थापना की गई थी वो की गई थी 1571 ईस्वी में। ठीक है, तो यहीं पर गलत हो गया। अकबर का मकबरा सिकंदरा में है, ये बिल्कुल सही है। और शाहजहां ने दिल्ली में तख्ते ताउस बनाया, ये भी बिल्कुल सही है। तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी 1585 में नहीं बल्कि 1571 ईस्वी में बनवाया था दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका आंसर यही हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि असत्य कथन हमने छांटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता है? आलमगीर का मतलब होता है विश्व विजेता। ठीक है, और मुसलमानों के द्वारा दिया गया नाम। ठीक है, तो विश्व विजेता का कहा जाता है किस मुगल शासक को? तो यहाँ पर ऑप्शन है अकबर को, शाहजहां को, जहांगीर को और औरंगजेब को। तो औरंगजेब खुद ही अपने आप को आलमगीर कहा करता था दोस्तों। ठीक है, यानी कि विश्व विजेता कहा करता था। तो औरंगजेब को आलमगीर के नाम से भी जाना जाता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं। नूहे सिपीहर के रचनाकार कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन है अमीर खुसरो, मलिक मोहम्मद जायसी, दारा सिको या शेख निजामुद्दीन औलिया। तो नूहे सिपीहर के रचनाकार हैं दोस्तों अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो ने तुगलक वंश के ऊपर ये कविता लिखी थी और 9 खंडों में ये नूहे सिपीहर है, कविता है ये एक प्रकार की। ठीक है, तो नूहे सिपीहर अमीर खुसरो की रचना है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ये भी हर बार पूछा जाता है दोस्तों, ये क्वेश्चन भी। ठीक है, किसी भी राज्य का टेट एग्जाम होता है वहां पर भी पूछा जाता है। ठीक है, तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यहाँ पर ऑप्शन है 2012, 2015, 1990 या 1992। तो राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना की गई थी दोस्तों, याद रखेंगे 1992 ईस्वी में, एग्जैक्ट 1992 ईस्वी में, जनवरी 1992 में की गई थी राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा चुना जाता है? तो राज्य चुनाव आयोग के जो सदस्य हैं, यानी कि ये कहना चाह रहा है कि किसके द्वारा चुना जाता है। यहाँ पर है सुप्रीम कोर्ट, प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या राज्यपाल। तो देखिए दोस्तों, जिस प्रकार से जो हमारा निर्वाचन आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, केंद्रीय निर्वाचन आयोग। ठीक है, उसी प्रकार से राज्य चुनाव आयोग के
के जो सदस्यों की नियुक्ति की जाती है वो की जाती है आपके राज्यपालों के द्वारा। तो राज्यपाल इसका आंसर हो जाएगा कि राज्यपाल राज्य चुनाव आयोग किसके द्वारा चुना जाता है, तो राज्यपाल इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। कौन सा लेख कहता है अस्पृश्यता का अंत किया जाता है और किसी भी रूप में इसका अभ्यास वर्जित है, यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद के तहत कर दिया गया है, अनटचेबिलिटी। तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 17, अनुच्छेद 22 या अनुच्छेद 16। तो अनुच्छेद 17 के तहत दोस्तों क्या कर दिया गया है, अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है और इसे दंडनीय बनाया गया है दोस्तों। ठीक है, अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता यानी कि अनटचेबिलिटी को क्या कर दिया गया है, समाप्त कर दिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। भारतीय संविधान हाथ से किसके द्वारा लिखा गया था, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हाथ से किसने लिखा था भारतीय संविधान को। तो यहाँ पर ऑप्शन है ए प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। ठीक है, तो इन्होंने ही लिखा था दोस्तों, प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ये एक लेखक थे और इन्होंने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था दोस्तों। ठीक है, हैंड राइटिंग में। ठीक है, और उसका इन्होंने पैसा भी नहीं लिया था। तो प्रेम बिहारी नारायण रायजादा ने भारतीय संविधान को अपने हाथों से लिखा था, याद रखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। धन विधेयक का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इस पर मैं अभी डिस्कस कर चुका हूं दोस्तों। अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 111, 112 या 113। तो ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 110 में क्या किया गया है, धन विधेयक का प्रावधान किया गया है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारतीय संसद के अंग हैं, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन है और ये उन लोगों के लिए आता है शायद जो लोग ज़्यादा मार्क्स गेन नहीं कर पाते हैं। तो भारतीय संसद के जो होते हैं 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। तो ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कई लोग लोकसभा और राज्यसभा तक जाते हैं, लेकिन राष्ट्रपति भी भारतीय संसद का एक अंग है। तो भारतीय संसद के 3 अंग हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा दोस्तों, याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका मतलब है कि भारतीय राज्य। ठीक है, तो धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या मतलब है, धर्म विरोधी नागरिकों का समर्थन करता है, बहुसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, अल्पसंख्यक समुदाय के धर्म का समर्थन करता है, किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। तो ये इसका एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा कि धर्मनिरपेक्ष का मतलब क्या हुआ कि भारतीय संविधान किसी निश्चित धर्म का समर्थन नहीं करता है। और आर्टिकल 25 भी यही कहता है कि धर्म की स्वतंत्रता, कोई भी व्यक्ति चाहे किसी भी धर्म को अपना सकता है। ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे दोस्तों। भारत के राष्ट्रपति के बारे में निम्न में से कौन से कथन सत्य नहीं है। ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है भारतीय राष्ट्रपति के बारे में। वह लोकसभा को भंग कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। अगर लोकसभा बहुमत में नहीं है या लोकसभा, तो लोकसभा को भंग किया जा सकता है दोस्तों। वह सेना के तीनों अंगों का सर्वोच्च सेनापति है, बिल्कुल सही है दोस्तों। वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो राज्यसभा को देखिए दोस्तों, राज्यसभा को भंग कोई भी नहीं कर सकता है। राज्यसभा एक स्थायी सदन है, ठीक है, जिसे भंग नहीं किया जा सकता है। तो ये बिल्कुल गलत है, राष्ट्रपति भी इसे भंग नहीं कर सकते हैं। तो ये गलत है, तो इसलिए आपका आंसर यही हो जाएगा। बाकी वह राज्यपाल की नियुक्ति करता है, तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है, ये बिल्कुल सही है। तो आपको गलत कथन चूज करना था कि वह राज्यसभा को भंग कर सकता है। तो आप जानते हैं कि राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता है और ये एक स्थायी सदन है दोस्तों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ेंगे। स्वतंत्र भारत की लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे। तो बहुत बार पूछा जाता है, हुकम सिंह, बलीराम भगत, रवि रॉय या जीवी मावलंकर। ठीक है, तो स्वतंत्र भारत के लोकसभा के पहले अध्यक्ष कौन थे दोस्तों, तो जीवी मावलंकर दोस्तों। ठीक है, तो जीवी मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ये चीज आप लोग क्लियर याद रखेंगे। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपने इससे पूर्व की जो 5 वीडियोस मैंने बना रखी हैं उनको नहीं देखा है, तो उनको भी आप जरूर देखिएगा दोस्तों, क्योंकि आपको एक रिवीजन हो जाएगा आप लोगों का और एक अच्छी तैयारी हो जाएगी आपकी। और आप लोगों से एक विशेष रिक्वेस्ट ये भी रहेगी मेरे दोस्तों कि अभी पेपर जनवरी और दिसंबर 15 के बाद और 15 जनवरी के बीच में होगा। तो इसलिए आप अपनी तैयारी के लिए वेट मत कीजिए कि अब हम दिसंबर से करेंगे या नवंबर से करेंगे। आप लोग लग जाइएगा। और एक बार की बात होती है दोस्तों, आपने एक बार सीटेट क्लियर कर लिया तो उसके बाद आपको अन्य परीक्षाओं की तैयारी के लिए टाइम मिल जाता है। ठीक है, तो ये इन्हीं शब्दों के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आपका समय शुभ हो, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। जय हिंद,